अगर मैं आपसे 2 महीने पहले पूछता कि आप म्यांमार के बारे में क्या सोचते और जानते हैं, तो शायद आप मुझे बताते कि म्यांमार इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टिम्बर, गोल्ड, टिन, रूबी, जेड एक्सेट्रा। हो सकता है आप मुझे वहाँ के अलग अलग बुद्धिस्ट टेम्पल्स के नाम बताते, जैसे कि अनादा टेम्पल्स इन बागान एंड ऑल्सो सम वेरी ओल्ड टेम्पल्स इन द सेम रीजन। म्यांमार की फिश मार्केट्स और 800 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां। और म्यांमार की हिस्टोरिक सिटी रंगून को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को 1857 के रिवॉल्ट में गिल्टी पाए जाने पे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काटने के लिए रंगून भेज दिया गया था, जिसका नाम आज यंगॉन है। पर आज अप्रैल 2021 में व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड जब हम म्यांमार के बारे में सोचते हैं? मिलिट्री कू, इनोसेंट लोगों की मौत, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। 1 फरवरी से 30 मार्च तक 500 से भी ज्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं म्यांमार में, वो भी अपने ही मिलिट्री के हाथों। पर एक ऐसा देश जिसके पास पोटेंशियल है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपनी जीडीपी को एक्सपैंड करने का, अपनी नेचुरल ब्यूटी को यूज करके अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने का, ऐसा देश कैसे गरीबी की चपेट में आया और कैसे आज इस देश में इनकी खुद की मिलिट्री अपने सिविलियंस को बिना किसी सेकंड थॉट के मारने पे आते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। म्यांमार में मिलिट्री कू का कल्चर कुछ नया नहीं है। म्यांमार, जिसका नाम पहले बर्मा था, 4 जनवरी 1948 में आजाद होता है और आजादी के 14 इयर्स बाद ही 1962 में म्यांमार मिलिट्री रूल के अंडर आ जाता है। यू विल नॉट इवन बिलीव, पर म्यांमार उस वक्त तक एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। और फिर 1962 में मिलिट्री ने अपने हाथों में सारी चीजें ले ली। और सबसे बुरी चीज जो म्यांमार इकोनॉमी के साथ उस वक्त हुई वो ये कि दूसरी कंट्रीज के लिए म्यांमार ने अपनी इकोनॉमी क्लोज कर ली। एंड देन स्लोली सिविल वॉर्स और मिलिट्री डिक्टेटरशिप की वजह से म्यांमार आज अपने रीजन की सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। 1962 में चालू हुआ मिलिट्री रूल आने वाले 50 इयर्स तक चला और उस वक्त आंग सान सूची, जो डॉटर थी बर्मा के इंडिपेंडेंस हीरो और फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले आंग सान की 1991 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजी जाती हैं। शी वाज अंडर हाउस अरेस्ट एट दैट टाइम। फिर फाइनली 2008 में म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और 2010 से म्यांमार मिलिट्री डिक्टेटरशिप से पार्शियल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज लगातार म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाती जा रही थी एंड म्यांमार मिलिट्री के पास अपनी इकोनॉमी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए खोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर 2010 से 2021 तक म्यांमार ने एक लंबा रास्ता चला है, चाहे वो 2015 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी का इलेक्शन जीतना हो या फिर आंग सान सूची का 2016 से 2021 तक काउंसिलर ऑफ म्यांमार और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के पद पे रहना। बट देन व्हाट हैपेंड सडनली इन फरवरी 2021? इतने सालों बाद फिर से म्यांमार आर्मी ने तख्ता पलट करने के बारे में क्यों सोचा? व्हाट इंसिस्टेड देम? और आज हालत क्या है म्यांमार की? फरवरी 2021 के कू की कहानी की शुरुआत होती है 8 नवंबर 2020 में, जब आंग सान सूची अपनी पार्टी एनएलडी के साथ फिर से जनरल इलेक्शन जीत जाती हैं। बट द आर्मी वाज नॉट सो हैप्पी अबाउट इट। मिन ऑन्ग ह्लाइंग, जो कि म्यांमार आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। उनके अनुसार वोटर लिस्ट में लगभग 8.6 मिलियन वोटर इरेगुलरिटीज हैं, जैसे कि एक ही वोटर ने मल्टीपल बैलेट्स में जाके वोट किया है, और भी कई सारी वोटिंग मैल प्रैक्टिस के एलिगेशंस लगाए गए नवंबर 2020 की जनरल इलेक्शंस में। एंड द म्यांमार मिलिट्री वाज अपीलिंग टू यूनियन इलेक्शन कमीशन कि वो इस वोटर फ्रॉड की जांच करे, बट इलेक्शन कमीशन को वोटर फ्रॉड या इलेक्शन मैल प्रैक्टिस का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। बट बात सिर्फ एनएलडी के इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं थी। सम पीपल आल्सो सजेस्ट कि इस बार एनएलडी और आंग सान सूची कुछ रिफॉर्म्स लाने वाले थे जिससे मिलिट्री का रोल म्यांमार पॉलिटिक्स में निल हो जाता, और ऐसा करने के लिए एनएलडी के पास 2020 इलेक्शंस में एक हैवी मेजॉरिटी थी। टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, म्यांमार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए 322 सीट्स चाहिए होती हैं, जबकि एनएलडी हैड वन 396 सीट्स। इन शॉर्ट, दे कैन ब्रिंग एनी रिफॉर्म और कैन पास एनी बिल इजीली। और इस सब के डर से फाइनली 1 फरवरी को मिलिट्री ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। आंग सान सूची को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और कई पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। टीवी चैनल्स बंद होने लग गए, इंटरनेट स्लो डाउन होने लग गया एंड देन मिलिट्री अनाउंस कि उन्होंने देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है आने वाले 1 साल के लिए। म्यांमार कू को लेकर दुनिया भर की कंट्रीज के स्टैंड को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो उनका सडन रिएक्शन था कू के बाद, और दूसरा किसी कंट्री की लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या रहने वाली है म्यांमार मिलिट्री को लेकर। लेट्स स्टार्ट विद चाइना। चाइना का इनिशियल रिएक्शन कुछ ऐसा था कि बीजिंग अवेयर है इस बारे में कि म्यांमार में क्या हुआ, और हम और भी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली देयर इज नो जियोपॉलिटिकल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, चाइना ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। बट लॉन्ग टर्म में चाइना किस तरह म्यांमार मिलिट्री से पेश आएगा, इस पे 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली, म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं मिन ऑन्ग ह्लाइंग, वो चाइना के काफी करीब माने जाते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने मिन ऑन्ग को उस वक्त अपना भाई कहा जब कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार के लिए मिन ऑन्ग पर सैंक्शंस या ट्रैवल बैन लगाए हुए थे। कू के 1 महीने पहले ही दोनों की मीटिंग हुई। तो इस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो म्यांमार मिलिट्री इज गोइंग टू बी अ प्रो चाइना रूलर। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव और भी है। म्यांमार आर्मी जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने चाइना को ओपनली कॉल आउट और क्रिटिसाइज किया हुआ है एंटी नेशनल आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। ये एंटी नेशनल ग्रुप्स वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो चाइना के द्वारा बैक किए जाते हैं और उसकी प्रॉक्सीज की तरह एक्ट करते हैं। और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको भी इन टेररिस्ट ग्रुप से सपोर्ट मिलता है। और इंडिया तक पहुंचने के लिए ये म्यांमार के कचन स्टेट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस स्टेट में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं जो म्यांमार और इंडिया के लिए कलेक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आंग सान सूची की गवर्नमेंट चाइना के साथ काफी कोऑपरेटिव रही है। लास्ट ईयर चाइना म्यांमार ने इनकी ही लीडरशिप में 33 डील साइन की थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसमें से चाइना म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिससे चाइना इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंस कम कर पाएगा। इन दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हुए इट कैन बी सेड दैट चाइना विल नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार, जब तक उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कोई हर्ट नहीं कर रहा है।
टॉकिंग अबाउट इंडिया ने अपने सडन रिएक्शन में म्यांमार के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट किया था, पर साथ ही साथ कू की कड़े शब्दों में निंदा नहीं करी थी। इंडिया ने कहा था कि जो म्यांमार में डेवलपमेंट्स हुई है उसको लेके हम कंसर्न है और इंडिया का हमेशा से म्यांमार के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को लेके सपोर्ट रहा है एंड वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें तो इंडिया चाहेगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी फिर से आए, क्योंकि म्यांमार 1600 किलोमीटर की काफी लंबी बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है एंड इसीलिए वी वांट स्टेबिलिटी इन द रीजन। पर ऐसा नहीं कि इंडिया इज अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री। हालांकि अर्ली 90s में इंडिया की म्यांमार पॉलिसी काफी ज्यादा प्रो थी ऑंग सान सूची के, जिनका एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन है। ऑंग सान सूची ने अपनी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से ली है और इसके साथ साथ वो शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की एक फेलो भी रह चुकी हैं। बट इंडिया की ये एक्सप्लिसिटली प्रो ऑंग सान सूची की पॉलिसी की वजह से इंडिया का अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा था एंड स्पेशली जब चाइना डायरेक्ट तौर पे मिलिट्री के साथ इंटरेक्ट करके अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और इसीलिए 1992 में इंडिया अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज लाया और डायरेक्ट तौर पे मिलिट्री से इंटरेक्ट करने का डिसीजन लिया और तब से इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री को लेके एक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। इवन म्यांमार मिलिट्री ने इंडिया का साथ तक दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलिटेंट ग्रुप्स को टैकल करने के लिए। इसके अलावा मिलिट्री कुके हो जाने के बाद भी इंडिया ने वैक्सीन की सप्लाई को म्यांमार में जाने से नहीं रोका एंड इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है इंडिया विल कंटिन्यू द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू म्यांमार। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस आर रिग्रेसली अगेंस्ट द कू और इनका सडन रिएक्शन इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जैसा ही रहने वाला है। दे आर गोइंग टू पुट म्यांमार अंडर वेरियस सैंक्शंस एंड इवेंचुअली जैसे यूएस ने बारी बारी से कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा के उन्हें चाइना की तरफ मोड़ा है, म्यांमार माइट बी एन अनदर नेम। इन 2 महीनों में म्यांमार ने जो फेस किया है इट्स वेरी लीथल। किसी भी सिटीजन के पास कोई भी राइट नहीं है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें या सिविल डिसोबीडियंस करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोटेस्ट में देखते ही मार दिया जाएगा। स्पेशली साउदर्न म्यांमार में कंडीशंस और भी ज्यादा कंसर्निंग है। आर्मी के द्वारा एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं जिसमें न जाने कितने ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिनका प्रोटेस्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ये सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक वक्त बाद थाईलैंड ने भी अपने बॉर्डर्स क्लोज कर लिए हैं और सिर्फ थाईलैंड ने ही नहीं, जितनी कंट्रीज म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर शेयर करती हैं एक एक करके सब अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं एंड देयर आर 2 मेजर रीजंस बिहाइंड दिस। पहला, कोई म्यांमार मिलिट्री के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। दूसरा, देयर इज अ ह्यूज बर्मीज पॉपुलेशन जो माइग्रेट करने के लिए तैयार बैठी है। किसी भी कंट्री के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपने अंदर स्टेबल तौर पे अकोमोडेट कराना इज नॉट एन ईजी एंड फीजिबल टास्क। जो अभी म्यांमार में हो रहा है वो इनह्यूमन है। आप इस सिनेरियो को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपनी ही मिलिट्री के हाथों मारा जाना कितना भयावह इमोशन है। अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना इज क्वाइट टफ। पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बात काफी क्लियर और इंटरेस्टिंग है। चाइना प्लान कर रहा है कि वो म्यांमार की मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक मीडिएटर का काम करेगा और इस बात की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तब लगाया गया जब चाइनीज एम्बेसडर टू यूएन जांग जून ने म्यांमार कू के बारे में बात करते हुए कहा कि म्यांमार में ये वक्त कन्फ्रंटेशन का नहीं है बल्कि डी एस्केलेशन का है, डिप्लोमेसी का है और डायलॉग का है। इस नेसेसिटी के टाइम पे चाइना अपनी इमेज सुधारने और अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ म्यांमार के लिए एक मीडिएटर बनने की भी। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये रोल इंडिया को प्ले करना चाहिए था, स्पेशली तब जब बर्मीज पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है और इंडियन आर्मी और म्यांमार मिलिट्री के बीच रिलेशंस इतने पॉजिटिव। अभी के वक्त इंडिया इज लुकिंग लाइक अ रिलेक्टेड नेबर। एशिया में इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी इंडिया की कोई इंटेंट नहीं दिखी कोई रोल प्ले करने की रीजन की सबसे बड़ी ऑनगोइंग क्राइसिस में, जबकि चाइना ने इसका फायदा उठाना चालू भी कर दिया है। एट देन वी कैन ओनली होप कि अगर आगे चल के डी एस्केलेशन होता है, शांति वार्ता होती है और म्यांमार की सिचुएशन में बेहतरी होती है तो उसमें इंडिया अपना रोल जरूर प्ले करेगा और तब तक म्यांमार के लोग किसी तरह सर्वाइव कर पाए और म्यांमार में फिर से एक बार डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन चालू हो पाए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।